स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन यानी कि एचवीएसी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये क्या है एचवीएसी? अब ये समझिए इसका ज़रूरत जो है बढ़ते जा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, इंसान जो हैं, वो इंडोर एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो ये समझिए कि जितना ज़्यादा आप हम लोग को एक इंडोर एनवायरनमेंट रखते हैं, खतरा उतना बढ़ जाता है। और ये खतरा बाहर-वाहर से बात नहीं कर रहे हैं या वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ सीरियस हो रहा है। जैसे कि आप बहुत सारे बच्चों को एक बिल्डिंग में रख देते हो, तो वहाँ CO2 पॉइज़निंग और बॉडी हीट के कारण एम्बिएंट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अकेले हूँ इस रूम में, यहाँ एसी-वेसी ना भी चले, क्योंकि ये छाँव में है तो ये उतना गर्म नहीं होगा। लेकिन यहीं पे आप 25 बच्चों को रख दीजिए, ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर उछलते-कूदते रहेंगे देखते-देखते यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और बॉडी हीट के कारण एम्बिएंट टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि और हम जितना ज़्यादा पैक करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मतलब कुछ साल पहले तक था कि पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग था। रिसेंटली इंडिया के सूरत में एक डायमंड डिस्ट्रिक्ट टाइप बिल्डिंग बनी है जो उससे भी बड़ा है। तो इतने ज़्यादा लोग को हम एक बिल्डिंग के अंदर डाल रहे हैं कि ये समस्या अब मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो वही समझिए, तो ह्यूमन को क्या चाहिए? ह्यूमन को चाहिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे कंट्रोल करना होता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर कितना मैनेज कीजिए, ह्यूमिडिटी कितना है मैनेज कीजिए, गैसेस का मिक्स क्या है मैनेज कीजिए। ये सारा चीज़ आप अगर बैलेंस कर पाए तब इंसान बम-बम रहेगा। तो वही समझिए एचवीएसी समझिए ये सारों चीज़ का केयर कर लेता है। और बड़े बिल्डिंग, लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अगर बिना इसके चलाने गए बहुत लॉस होगा। ये इंडिया इस मामले में बहुत देर से आया, जबकि हम लोग को ये ज़्यादा ज़रूरत था कंपेयर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट या अमेरिकन काउंटर पार्ट। हमारे यहाँ गर्मी गर्म होता है और हम लोग इतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बनाए जिसमें सबकी खिड़की में अब एसी लगा हुआ है छोटा-छोटा, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट है। वहीं पे अगर 1-2 बड़े यूनिट रहते या मतलब बड़े-बड़े बिल्डिंग में 4, 5, 8 शेयर्ड यूनिट रहते हैं, जो पूरा बिल्डिंग सँभालता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हम लोग मतलब समझिए सिर्फ फ्रिक्शन लॉसेस में हम लोग पूरा देश चला दे रहे हैं। डबल बिजली भी ज़्यादा खा रहे हैं, वेस्ट हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़े-बड़े बिल्डिंग मतलब थैंकफुली अब जितना नया प्लान हो रहा है उसमें पहले सोचा जा रहा है कि सर ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एयर कंडीशन्ड है, ये नहीं है कि सर अपार्टमेंट हम दे दे रहे हैं, आप दीवार छोड़-छोड़ के दीवार छेद-छेद करके इसमें एसी लगाते रहो, वैसे नहीं चलेगा। तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और स्कूल में तो अब आने वाले टाइम में ये ज़रूरी हो जाएगा। मॉल्स में इंडिया में आपको ये समझना पड़ेगा, मॉल में हमें ये हमेशा दिखता है। अगर आप कभी भी मॉल में जाएँ ऊपर देखिएगा आपको एचवीएसी दिख जाएगा, मतलब एयर डक्ट्स दिखने को मिल जाएगा। तो वही समझिए और कुछ-कुछ जगह पे इससे भी ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। जैसे ये 3 मेन कंट्रोल हम आपको बताए कि आपका टेम्परेचर लेवल में होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बैलेंस होना चाहिए और गैसेस मतलब ऑब्वियसली इंसान है वहाँ पे तो गैसेस का CO2 लेवल बहुत कम होना चाहिए, CO का लेवल कम होना चाहिए। तो कुछ-कुछ उससे भी ऊपर चला जाता है। जैसे कि अगर आप इसमें जाते हैं डस्ट और माइक्रोब कंट्रोल करने के लिए तो हॉस्पिटल चेम्बर जैसे जहाँ पे मैं था, तो आजकल हॉस्पिटल चेम्बर में क्या रहता है कि जो आपका मेन थिएटर ऑपरेशन थिएटर उसके ऊपर में एक बड़ा वेंट रहता है और उसमें स्लो प्रेशर में हवा निकलते रहता है। और वो एक बड़ा सेंट्रलाइज़ कॉलम गिरता रहता है पेशेंट पे और वो ऐसे बाहर जाता है। कारण ये है कि मतलब री-इन्फेक्शन होने का कारण ये होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड सेल इधर से उधर कूद रहा है। तो मतलब वो कैसे हो रहा है? एयर फ्लो के चलते। एयर फ्लो को कैसे बैलेंस करें? पहले तो खूब सारा वेंट लगाया, बात है कि उससे बहुत टर्बुलेंस हुआ, तो जो पार्टिकल आराम से मतलब कहीं गिरा वो तुरंत नीचे उड़ जाता है, वहाँ पे फैल रहा है। तो वहीं सेंटर में एक कॉलम रहेगा जाएगा और बाकी सारे फ्लोर के नीचे में हवा खींच के उसको कर देंगे ताकि एक पूरा कॉलम चलता रहेगा। ऐसे ही समझिए एक तौर से हम लोग हार्ड ड्राइव को जो मतलब रिकवरी ऑपरेशन के लिए खोला जाता है, तो ऐसा ही रहता है कि इतना फ्रेश हवा डालते रहो कि डस्ट बाहर जाए, अंदर नहीं आए। तो वही समझ लिए कि ऑपरेशन थिएटर में बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है और आपका ये जहाँ पे सेमीकंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर की जो एक्चुअली फैक्ट्री है, फाउंड्रीज़ है, वो सब का इतना क्लीन होता है कि हॉस्पिटल गंदा लगे उसके सामने, इतना ज़्यादा वो क्लीन होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी और हमारे टाइम में बिल जो आता है, बिजली बिल जो आता है, उसका मेन कारण यही होता है एयर कंडीशनिंग मतलब एचवीएसी बेसिकली। पूरा दुनिया का मेन एनर्जी कंज़म्पशन यहीं जा रहा है, घूम फिर के। मतलब इंडस्ट्री को अगर आप हटाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ जा रहा है? यहीं जा रहा है। तो ये एचवीएसी बहुत बड़ा सेक्टर है, हर कोई इस पे डिपेंडेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं सबसे पहला जो गाड़ी खुलता है, वो है एयर फ्लो से। यानी कि स्ट्रक्चर जो है आपका एयर टाइट होना चाहिए। जितना एयर टाइट हो सके उतना बल्ले-बल्ले। जैसे कि अगर आप होटल बना रहे हैं, तो आप एक्चुअली स्पेंड कीजिएगा टाइम लगा के कि एक्चुअली होटल में से कहाँ कौन खिड़की सही से सील हो रहा है कि नहीं, सब चीज़। आप बोलेंगे वैसा कर देंगे तो CO2 का पॉल्यूशन नहीं, एचवीएसी का काम होता है कि वो प्रॉब्लम ना हो। तो वही, अगर आप ये सारे फैक्टर को नहीं कंट्रोल करें, मतलब कि जैसे आपका एक बड़ा बिल्डिंग है, उसमें सारा खिड़की दरवाज़ा खुला हुआ है, कितना बड़ा भी आप एसी लगा लीजिए, कितना बड़ा भी एचवीएसी सिस्टम लगा लीजिए, वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। और आपको सब चीज़ कंट्रोल करना है। आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, आपको ये मतलब गैसेस फ्लो कंट्रोल करना है, सब टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ये सब आप
नहीं कर सकते अगर लीक बहुत हो रहा है तो बहुत जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाया जाता है सिर्फ इसीलिए कि लीक पे वो लोग ध्यान नहीं दिए थे। यानी बिल्डिंग बनाने टाइम ध्यान देना होता है कि सर हवा लीक होगा तो कहाँ से होगा और हम पकड़ पाएँगे नहीं। क्योंकि अगर आपको पता है कि सर यहाँ से लीक हो रहा है, वहाँ पे आप एक वेंट लगाओगे कि ठीक है सर यहाँ से लीक होता है। कुछ गड़बड़ हो गया, सिस्टम डाउन हो गया, खोल दो वेंट, आराम से हवा ऐसे ही लीक कर रहा था, आराम से लीक हो जाएगा। नहीं हो रहा है, बंद कर दो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं क्वालिटी एयर कंट्रोल, जैसे ऑपरेशन थिएटर में खिड़की खोल के नहीं कर सकते, आदमी ही ऊपर चला जाएगा। तो वो सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और एयर फ्लो के लिए हमेशा रिटर्न लाइन भी देना होता है। ये थोड़ा-सा हम लोगों को नहीं पता रहता है इंडिया में, क्योंकि हम लोग एसी लगा दिए भूल गए और सारा चीज़ सील कर दिया। वो बहुत गलत डिज़ाइन है। थैंकफुली हम लोग के घर में, एटलीस्ट मेरे घर में तो वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो थोड़ा-थोड़ा तो हवा आता जाता है, दरवाज़ा खोलते हैं, ये सब करते हैं, हो जाता है। और 1-2 लोग के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सीरियस बात है। तो हाँ, तो जितने भी एचवीएसी होते हैं उसमें 2 होता है, एक एंट्री होता है, एग्ज़ॉस्ट लाइन भी होता है। यानी कि आपका जैसे मान लीजिए ऊपर, मैंने हॉस्पिटल चेंबर का बताया कि ऊपर से हवा गिर रहा है, नीचे से उसको एग्ज़ॉस्ट किया जा रहा है, उसको खींच के निकाल दिया जा रहा है। ये हमेशा होता है एचवीएसी में कि हवा कहाँ से आएगा, कहाँ से निकलेगा, दोनों डिज़ाइन करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ़ मैं ठंडा हवा डाल दूँगा, उससे कुछ थोड़े होगा। ठंडा हवा डालिए, गर्म हवा कहाँ से निकालिएगा, वो भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो वही चाहिए और तब जाके आपके पास एनर्जी बचा पाते हैं। और कई बार जो हवा मतलब आपने कलेक्ट किया है वो वापस सर्कुलेट करते हैं। जैसे गाड़ी में आप तो देखते होंगे एक स्लाइडर होता है जो जिसमें एरो रहता है, बाहर से एरो आ रहा है और एक तो ऐसे रीसर्कुलेशन का एरो है। तो रीसर्कुलेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करते, बार-बार आप बाहर फ्रेश का करने लगते हैं, तो जो एनर्जी कंटेंट आप डाल रहे हैं हवा को ठंडा करने में, उससे मॉइस्चर हटाने के लिए, वो वेस्ट होता जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके पास बिजली है, फ्री बिजली है तो करते रहिए, लेकिन नहीं तो वो नहीं, लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। तो वही है। और रीसर्कुलेशन जो है वो भी आपको करना रहता है। आप पूरा बाहर नहीं जाने दे सकते और पूरा अंदर भी नहीं ला सकते, लेकिन रीसर्कुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो CO2 वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को हर सिस्टम में, जैसे आप ये लोग देखते हैं ना, ये मॉल सब में आपको स्टील ट्यूब देते हैं, उसमें हवा खींच के निकालने का भी अलग सिस्टम है और फ्रेश एयर बाहर से डालने का भी सिस्टम है। फ्रेश एयर वो बीच-बीच में डालते रहते हैं जैसे ज़रूरत है। सेंसर बता देगा सर CO2 थोड़ा-सा बढ़ रहा है। जैसे आप रफली मान लीजिए बम-बम रखना चाहते हो, CO2 किसी भी हालत में 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 11% में वो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, 15 पे आप ऊपर उठ जाओगे। तो वही समझिए आप 5 पे रखिए, क्योंकि बात ये है ना कि हम लोग लेथार्जिक हो जाएँगे, जो कि बहुत सारे ऑफ़िस में दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा लोग एक बिल्डिंग में हैं और CO2 का मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। CO2 थोड़ा मतलब डेंजरस नहीं है, नहीं डेंजरस होता तो लोग बेहोश होके टॉय हो जाते हैं, लेकिन लेथार्जिक होने लग जाते हैं, क्योंकि CO2 धीरे-धीरे इतना बिल्डअप होने लगा। ठंडा हवा है लेकिन फ्रेश हवा आ नहीं रहा और CO2 मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, तो बहुत जगह पे ये दिक्कत आता है लोगों को। CO2 मतलब उतना नहीं, आप एकदम बैटरी आपका ड्रेन लगेगा। तो रीसर्कुलेशन इस समस्या को सॉल्व करता है कि हम बीच-बीच में फ्रेश हवा, या मान लीजिए आपका 100 लीटर का हवा अंदर में घूम रहा है, हम 1 लीटर हर कुछ मतलब 1 लीटर का कंटीन्यूअस पाइप रखे हुए हैं कि फ्रेश हवा आते रहना चाहिए। तो और हाँ, फ्रेश हवा बस ऐसे नहीं आ जाए, नहीं तो कोई भी खिड़की खोल के भी तो हो जाएगा। नहीं, फ्रेश हवा ऐसे नहीं है, फ़िल्टर से आना है। यानी जो भी आपका सिस्टम है उसमें भरपुष्ट फ़िल्टर हो कि उसको फ़िल्टर करे, साफ़ करे। जैसे कि काफ़ी जगह पे आप लोग सुनते हो ना, पोलन का काफ़ी लोगों को एलर्जी है। तो बहुत सारा दिल्ली में तो ये करना ही पड़ेगा। तो फ़िल्टर करके ही आप हवा अंदर डालिए, तब जाके आपको पूरा बेनिफिट रहता है कि आपको सील्ड एनवायरनमेंट का बेनिफिट मिल रहा है, आपका फ्रेश एयर मिल रहा है, ये नहीं कि CO2 पॉइज़निंग हो रही है और जो बाहर से आ भी रहा है उसमें पोलन-वोलन ये सब नहीं है, ताकि आपको वो एलर्जीज़ भी ना हो। रीसर्कुलेशन करना रहता है फ्रेश एयर करने के लिए। और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है एयर का तो क्वालिटी कंट्रोल खराब हो जाएगा। ट्रीटमेंट में ये होता है कि जैसे एग्जांपल लिया गया कि एक कंपनी खूब खर्च की, एयर सप्लाई पे खूब मेहनत की और एक कंपनी वही, मतलब जैसे उनका 2 ब्रांच है, एक ब्रांच में उन्होंने कर दिया, दूसरा ब्रांच में किया, बस दूसरा ब्रांच में फ़िल्टर पे खूब खर्च किया। तो जिसमें फ़िल्टर है वहाँ पे लोग सिक लीव कम ले रहे थे, क्योंकि एक बंदा छींक रहा है तो वो सर्कुलेशन में पार्टिकुलर ड्रॉपलेट बहुत टाइम तक चल रहा है। लेकिन एयर फ्लो अच्छा है और वो फ़िल्टर हो जा रहा है, तो वो एक से दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में कूद नहीं रहा है उतना। मतलब ज़ीरो नहीं कर देगा, लेकिन इतना कम कर देगा कि आपका मतलब अगर आप 1 लाख लोगों को, जैसे TCS जैसी बड़ी कंपनी इतना खर्च करती है, उनको दिखने लगेगा हमारे ग्राफ में कि सर हमने एयर फ़िल्टर्स पे खर्चा किया है और रिज़ल्ट आ रहा है कि लोगों का सिक लीव जो है, जो ओरिजिनल सिक लीव है, नौटंकी सिक लीव का कुछ नहीं कह सकते, जो ओरिजिनल है उसमें हाँ सर वो कम हो गया है। तो वही फ्रेश एयर को बाहर से आपको डालना है, सब फ़िल्टर होके, मतलब जितने भी HVAC सिस्टम होते हैं उसमें फ़िल्टर में रह रहा है, तभी हवा खींचा जाता है, ऐसा नहीं कि बस लॉल करो। और जो रीसर्कुलेटेड है वो भी फ़िल्टर से आता है, ताकि आपका मतलब आप घर में कुछ कर रहे थे, उसमें जो धूल-गर्दा बना वो और डेड स्किन सेल, वो सब फ़िल्टर में फँस जाए। मतलब हवा हमेशा फ्रेश रहे। इसीलिए HVAC जहाँ पे ढंग से किया जाता है, वहाँ अंदर आप काफ़ी कंफर्टेबल रहिएगा। सिर्फ़ ये नहीं कि ठंडा है, कंफर्टेबल रहिएगा। CO2 आपका इतना कम है कि आपको बॉडी को ये ड्रेन नहीं लग रहा। हवा इतना फ़िल्टर्ड है कि आपका लंग्स एक्चुअली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कर पा रहा है। टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो आपका बीपी हाई नहीं हो रहा है और ये ह्यूमिडिटी कम है, तो आपको स्वेटिंग भी नहीं हो रहा है। वो एकदम बटर।
होता है। लेकिन उसके लिए एयर फ्लो मैनेज मतलब हवा इधर से आ रहा है, हवा इधर से जा रहा है और दोनों मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत सारे सिस्टम में देखे हैं कि सर हवा आएगा, जाएगा कहाँ से? अरे लीक कर रहा है सर, वो तरीका सही नहीं है। तो वही एयर फ्लो करना और इस तरह के सिस्टम्स यूज़ होते हैं कि आपका जो बाहर जैसे मान लीजिए आपका बाहर इंडिया में है 55 डिग्री सेल्सियस का हवा है, आपका एसी उसको कर दिया 25 तक। अब आप जो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो गर्मी ले लिया, कंप्यूटर का गर्मी ले लिया, वो सिर्फ 30 गया है। 20 डिग्री का डेल्टा आप वेस्ट कर रहे हो। तो ये सिस्टम जो है हीट एक्सचेंजर है, इधर से बाहर वाले हवा को ठंडा कर देता है और जाने वाले हवा को गर्म कर देता है, दोनों का गर्मी एक्सचेंज कर देता है। तो ये थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट बढ़ा लेता है, क्योंकि सब कोई चाहता है ना कि CO2 कम रहे। तो CO2 कम रहने के लिए आपको फ्रेश हवा बहुत चाहिए। फ्रेश हवा में इतनी आप कूलिंग कर रहे हैं, वो यूजलेस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसको काफ़ी हद तक ये कर देता है, मिटिगेट कर देता है, यानी कि आप आराम से बाहर से हवा कंटिन्यूअसली आता रहेगा, फ्रेश ऑक्सीजन रहेगा और सब बम बम रहेगा। ये हीट एक्सचेंजर बहुत इसमें हेल्प करता है। तो एयर फ्लो पूरा स्टार्ट टू फिनिश डिजाइन करना होता है। अब बात करते हैं एसी का, जो इसका हार्ट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात होता है, चूंकि एक बड़े यूनिट के बारे में हम लोग आते हैं, चाहे बिल्डिंग ही हो उसमें 4-5 लगे, लेकिन 4-5 कितने बड़े बड़े लगेंगे? 100 टन के एक लगेगा चिलर, लगेगा कि 500 टन का एक चिलर लगेगा, कितना लगेगा वो डिजाइन करना होता है। तो साइजिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। साइजिंग जितना ढंग से आप करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगा। साइजिंग गड़बड़ कर दिए, फुस हो जाएगा। तो ये साइजिंग बहुत सेंसिटिव, मतलब इसीलिए चूंकि इस सब पे इतना पैसा लगता है कि इस पे गेस नहीं किया जाता, गैम्बल नहीं किया जाता। बहुत केसेस में लोग जरूरत से ज़्यादा बड़ा ले लेंगे, लेकिन छोटा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर फेल हो गया, मान लीजिए कि आप कूल करना चाह रहे तो कूल नहीं कर पा रहा, तब क्या करेंगे? इसीलिए साइजिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब बैठ के इंजीनियर्स हिसाब लगाएंगे, सर धूप कहाँ से पड़ रहा है, धूप का एंगल कितना है, कितने ग्लास सर्फेसेस है, उससे कितना आ रहा है, ग्लास ट्रीटेड है कि नहीं, डबल पेन है, ट्रिपल पेन है, क्या है, ग्लास है कि नहीं, वो सारा कैलकुलेशन में डालना होता है, तब जाकर बताएगा। और क्या क्या चीज़ आपका लोड बनता है। लोड में आता है आपका हीट ऑफ पीपल, मतलब कि एक स्कूल को बहुत कूलिंग चाहिए, स्कूल कॉलेजेस हो चाहिए, वर्सेस एक ऑफिस में। ऑफिस में उतने हेड नहीं होते हैं, तो बॉडी हीट के मामले में आपका स्कूल कॉलेज ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। फिर प्लग लोड, यानी कितनी बिजली खपत हो रही एयर कंडीशनिंग को हटा के। जैसे मान लीजिए 10 मेगावाट आपका बिल्डिंग में खर्च हो रहा है, तो 10 मेगावाट में अगर एसी 5 मेगावाट खा रहा है, तो यानी 5 मेगावाट का प्लग लोड है। जो आपका बल्ब हो गया, जितना भी चीज़ आपका बिजली खपत हो रहा है, जैसे मेरे घर में मान लीजिए 200 यूनिट खत्म हुआ पिछले महीना में, ठीक है? तो 200 यूनिट का क्या मतलब? वो 200 यूनिट का गर्मी मेरे घर में आया है। वो किस फॉर्मेट से बाहर निकला वो बात अलग है, लेकिन आया 200 यूनिट है। तो वो एसी को अगर आप एयर सील किए हैं, तो उसको बैलेंस करना होगा कि ठीक है सर, इस जैसे सर्वर है खासतौर, ये 50 मेगावाट खा रहा है, तो 50 मेगावाट उसको निकालना पड़ेगा। तो आपका हीट ऑफ पीपल, प्लग लोड और दूसरा एयर ड्राइंग, ये कुछ कुछ जगह पे बहुत दिक्कत बन जाता है, जैसे कि कलकत्ता में, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बहुत है तो आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालना पड़ेगा आपको पानी से, और बहुत खाएगा एनर्जी। तो वो सब का आपको हिसाब लगाना पड़ता है। इसीलिए बोला साइजिंग ऐसा चीज़ नहीं कि ओ जी बस लगा दो, वैसे नहीं है। अगर आप सही में ढंग से रहना चाहते हैं, बिजली बिल जरूरत से ज़्यादा नहीं भरना चाहते, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो साइजिंग पे ध्यान देना होगा। लेकिन काफ़ी केसेस में लोग ओवर ही जाते हैं, अंडर कभी नहीं करते। और ये समझिए कि सीजनल वेरिएशन हैंडल कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी का सबसे गर्म में भी आप उसी पे भरोसा करेंगे और ठंडा का सबसे ठंडा में भी आप उसी पे भरोसा करेंगे। तो ये, और पहले जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करते थे सबको मैनेज करने के लिए, वो होता साइक्लिंग कंट्रोल, यानी ऑन 15 मिनट ऑन है, उसके बाद ऑफ, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो। तो वो ठीक था, मतलब हम लोग को यहाँ तक ले आया, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। और ये आप देखते होंगे कि आजकल जितने भी एसी आ रहे हैं, उस सब में जो 5 स्टार की रेटिंग है उसमें लिखा रहता है कि वेरिएबल लोड है, येस और नो, और 100%, 50%, 75% ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है कितना बिजली खाएगा। तो साइकिलिंग कंट्रोल करना ठीक है, मतलब गाड़ी हम खोल दिया वो, लेकिन उससे हम लोग को बेटर चाहिए। हम लोग को चाहिए वेरिएबल आउटपुट, यानी कि अभी हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। आप मतलब दोपहर में आए, एसी चालू कर दिया, टेम्परेचर ऊपर था, धड़ाक से टेम्परेचर नीचे गिरा, एसी खूब जोर लगाएगा कि भैया ठंडा करो, तुरंत ठंडा करो, तुरंत ठंडा करो। और चूंकि इवेपोरेटर पे सारा चीज़ इवेपोरेट हो जा रहा है, वो और गर्मी खा रहा है, तो खूब चल रहा है। मतलब कहिए बिना रुके आपका एसी आराम से 5 मिनट से लेके 21-20 मिनट तक वो कंटिन्यूसली चलेगा, चलेगा चलेगा। टेम्परेचर अब कम होने लगा, ठीक है। अब रिटर्न हवा, जो हवा सर्कुलेट हो रहा है, जो फैन ब्लेड सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी अब आपका इक्वलाइज हो रहा है, ठीक है। अब वो बोलेगा रुक जाओ, बच्चे को जान मत लेने दो, रुको। अब वो थोड़ा देर रुका रहेगा, फिर अब रूम गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगे, गर्म होने लगे, गर्म, फिर ऐसे बोला अरे सही में गर्म हो गया, आप ठंडा करो। तो ऑसिलेशन होता है, टेम्परेचर से धड़ाक से नीचे गिरता है, फिर ऊपर गर्म होता है, फिर ऐसे हमेशा ऐसे ऐसे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका होता रहता है। ये प्रॉब्लम है साइकिलिंग कंट्रोल करने में। आप बार बार ऑन ऑफ नहीं करना चाहोगे, 5 सेकंड के लिए ऑन करो, 5 सेकंड के लिए ऑफ करो, वो नहीं करना है आपको। आपको एटलीस्ट 1-2 मिनट चलाना पड़ेगा ऑन करने के बाद, तो ये एक समस्या बन जाता है। तो ये समस्या का समाधान है वेरिएबल आउटपुट इस्तेमाल करना, यानी जितने भी एसी में आप देखते हैं इन्वर्टर जैसा कोई वर्ड है, BLDC इन्वर्टर जैसा कोई वर्ड है, वो वही है, वेरिएबल
स्टेबल है, यानी कि जैसे मान लीजिए इसका 1500 वाट का बम बम कैपेसिटी है, तो 1500 वाट पे चलेगा और कमरा को ठंडा करेगा। उसके बाद वो 700 पे आ जाएगा कि सर मेंटेन करते हैं ना, मेंटेन करने के लिए दिखाता है। कुछ-कुछ तो आजकल बहुत नीचे उतर जाते हैं, 250 तक उतर जाते हैं। यानी कि ठीक है सर, हमको पता है आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, सो ही रहे हो बिस्तर में और कुछ कर नहीं रहे हो, तो 250 वाट पे हम रहेंगे, आपका आराम से रूम ठंडा रहेगा। और ये एक दूसरा हेडेक सॉल्व कर देता है कि बहुत लोगों को शिकायत होती है ना कि एसी जब रात में आप लेते हो बड़ा सही टेम्परेचर लगेगा, सुबह ठिठुरने लग जाते हैं, वो दिक्कत भी सॉल्व कर देता है कि वो रात को धीरे-धीरे अपने आप को पहले 1200-1500 वाट पे चलाया, फुल लोड कमरा ठंडा किया, उसके बाद वो धीरे-धीरे 700 पे आया, फिर धीरे-धीरे 500 आया, कुछ-कुछ 250 तक उतर जाता है कि भैया चिल, चिल। तब जाके वो बहुत अच्छा से, और बिजली भी कम खाता है ये करने से। अब वो सोचो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है तो ज़्यादा ना, वो गर्म ठंडा नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा बेटर है। और कंप्रेसर भी ज़्यादा चलता है क्योंकि कंप्रेसर में जो लुब्रिकेशन है, जब तक कंप्रेशन चल रहा है वो लुब्रिकेटेड है। लुब्रिकेटेड नहीं रहेगा अगर वो ऑन ऑफ आप करते रहोगे, क्योंकि जैसे ही आप ऑफ करोगे लुब्रिकेशन सीप आउट करने लगता है। फिर स्टार्ट करो, तो वो उससे बेटर है वही इन्वर्टर वाला चलाना। और हम लोग और भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका इन कंप्रेसर का तो मैंने बता दिया। फिर अब पुराने टाइम में एसी सब में एक मीटरिंग डिवाइस होती थी जिसका कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। अब ये इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये कंट्रोल करेगा सर बहुत लोड है, एक्सपेंशन वाल्व ये पूरा खोल देगा, जाओ भैया करो। फिर ज़्यादा उतना डिमांड नहीं, कम कर देगा। ये और एसी मतलब कंप्रेसर मिल के दोनों आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। इन्वर्टर वाला एसी तो सब मिल जाएगा, ये एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल सब में नहीं मिलेगा, वो जनरली बड़े में लगता है, लेकिन वो भी आने लगा। तो ये आपको बहुत अच्छा से वो ऑसिलेशन नहीं होने देगा कि ठीक है, ठंडा हो गया, वो मैनेज करता रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मैक्सिमम है। और गर्मी का तो समझ गए, ठंडा में क्या करेंगे? ठंडा में वो 4 वे वाल्व इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका ये सिस्टम को इंडिपेंडेंट मतलब बेसिकली इवेपोरेटर और कंडेंसर पलट जाता है। तो कंडेंसर जनरली बाहर रहता है, वो गर्मी फेंकता है, तो कंडेंसर ठंडे में अंदर हो जाता है और इवेपोरेटर बाहर, तो बाहर से वो गर्मी खींचता है, अंदर डालता है। और जैसे कि अंदर वो नेगेटिव डेल्टा क्रिएट कर पा रहा है, यानी कि बाहर टेम्परेचर 50 से आप अंदर 25 कर पा रहे हैं, ठंडा में भी वही करता है कि बाहर टेम्परेचर ये है, क्या बोलते हैं, कम है, अंदर आप गर्म कर पाते हैं। और अगर वो बहुत एनर्जी नहीं भी निकाल पा रहा है, जितना एनर्जी उसका कंप्रेसर का रहा है वो अंदर ही आ रहा है, तो 1500 वाट का जो कंप्रेसर की एनर्जी है वो हमेशा अंदर आएगा। और आइडियली 2-3 तो हो ही जाता है, इंडिया में 3 मिल जाता है। बस बात है ये वाल्व का डिज़ाइन जो है ना उतना अच्छा नहीं है। ये वाल्व का डिज़ाइन में वो थोड़ा कंप्रेस्ड जो रेफ्रिजरेंट है उसके माध्यम से वो प्रेशराइज़ कर रहा है इधर से उधर, तो थोड़ा लॉस होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो बहुत हाई एफिशिएंसी का हीटिंग एंड कूलिंग एसी नहीं मिलता है। जैसे मैंने ये लिया था, बहुत मेहनत किया था खोजने का कि 5 स्टार मिले, नहीं मिला, सब 4 स्टार का मिला। अ, तो वही, और उतना ऑप्शंस भी नहीं। ये वाल्व पे अभी हमारा डेवलपमेंट उतना ही काम करता है, भरोसेमंद है, ट्रस्टेड, मैं ही यूज़ करता हूँ, लेकिन ये एफिशिएंसी थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बट हाँ, बड़े सिस्टम में वो उसकी लॉस कोई मायने नहीं रखती है। तो ये सब हम लोग करते हैं एसी के लिए। साइज़िंग सही से करो, सब चीज़ का कैलकुलेशन करो कितना लोड लगेगा, और आपका ये समझिए सीज़नल हैंड ये ना, अरे सर बहुत गर्मी हो गई तो बंद हो गया। जी ना, सेंट्रल वाले को ये ऑप्शन नहीं मिलता है। गर्मी एकदम 60 डिग्री पे भी वो सँभाल पाएगा, उसको ऐसा बनाया जाता है। और साइक्लिंग ऑन ऑफ पहले किया जाता था, अब वो नहीं करते। अब है कि भैया वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, बस लोड कम, लोड ज़्यादा, लोड कम, लोड ज़्यादा, वो करेगा। और वही मीटरिंग वाल्व भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ताकि हम लोग कंट्रोल कर सकें कूलिंग कितनी हो रही है। 4 वे रिवर्सिंग करके आप आराम से कर सकते हो, ठंडे में गर्मी मिल जाए, गर्मी में ठंडा मिल जाए। अब बात करते हैं आउटडोर में आपको क्या करना है, आउटडोर यूनिट का। तो आउटडोर यूनिट में आपके पास आजकल दोनों सिस्टम होने लगा कि या तो आप गर्मी डंप करो 90% टाइम, या उससे गर्मी निकालो, जो कि कभी-कभी ठंडा में करते हैं, जैसे मेरा ये ठंडे में करना पड़ता है। तो यही आप कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। अब रहा बात कि स्मॉल आउटडोर यूनिट लगेगा, जैसे मतलब ये स्तर छोटे-छोटे, या ह्यूज कूलिंग टावर जिसमें कि पानी गटक रहा है, जैसे कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स ये नहीं यूज़ करते हैं, एयर कंडेंसर नहीं यूज़ करते हैं, वो लिक्विड कंडेंसर यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली कूलर है। वो कूलर के तौर पे सीधे हॉट पाइप पानी है, ट्यूब में घूम रहा है, हवा पंखा उस पे चला रहा है और फिर वो स्प्रे कर रहा है। अगर बाहर का तापमान कम है, पानी वापस आ जाता है। जनरली गर्मी में नहीं होता है, गर्मी में वो पानी गटकने लगता है, कूलिंग वाटर का खपत होता है कंटिन्यूअसली। तो बड़ा-बड़ा में वो कूलिंग वाटर जाएगा, बड़े-बड़े कंडेंसर यूनिट भी आते हैं, और छोटा-छोटा घर में तो आप लोग देखे ही होंगे। तो साइज़ का बहुत बड़ा रेंज है, जितना बड़ा आप चाहें। और हमेशा इसमें कोई तरीका होना चाहिए एयर फ़िल्ट्रेशन का। बिना एयर फ़िल्ट्रेशन के आपको डालना ही नहीं है, हवा अंदर फ़िल्टर होके जानी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। एयर फ़िल्ट्रेशन होना चाहिए। और हॉस्पिटल सब में बात करें या घर में भी काफ़ी लोग अगर सेंसिटिव होते हैं, तो स्टेरलाइज़ेशन कर देते हैं। जैसे कि ओल्ड एज होम जो बनाया जाता है, वहाँ पे कोशिश की जाती है कि स्टेरलाइज़ रखें। और नर्सरी हो, हॉस्पिटल हो, ये सब में आप स्टेरलाइज़ हवा डालना चाहोगे।
जैसे कि बात कर रहे थे प्राण के बारे में, फ़िल्टरलेस एयर प्यूरीफायर के बारे में, उनका भी आइडिया ये कि सेंट्रलाइज़ करो और उसमें हम फ़िल्टर करके आपको हवा फ्रेश दे देंगे, ताकि आपका जो पीपीएम पॉल्यूशन है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का जो पॉल्यूशन है, वो निकाल देंगे। वो कर सकते हैं। और हॉस्पिटल वालों के पास पहले से ही टूल किट है, आप उससे कार्बन ये वीओसी हटा सकते हो, माइक्रोब्स हटा सकते हो, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये कर लेते हैं, और ये हमेशा ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ईज़ी सर्विसिबिलिटी हो। इस मामले में हम लोग बहुत खराब करते हैं इंडिया में। आधे से ज़्यादा लोगों का एसी का बोलने का कारण वही है कि ऐसी जगह पे नहीं है कि उसे रेगुलरली साफ़ करें। है ही नहीं। सर साफ़, अच्छा साफ़ करना होता है? नहीं जी, उसको ढंग से आपको साफ़ करना है। अगर आप चाहते हैं लंबा लाइफ स्पैन, साफ़ करते रहिए, बम-बम खुश रहिएगा। नहीं कीजिएगा, बोल जाएगा। तो ऐसी जगह पे सर्विसिबिलिटी हो। बड़े-बड़े सिस्टम में मतलब लिटरली इसीलिए सीढ़ी-वीढ़ी लगाया गया है। हर चीज़ ऐसा बनाया जाता है कि आप उसे कोई जाके सर्विस कर सके, मॉनिटर कर सके। और ये समझिए हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स, जो मैंने आपको बताया कि हवा, मतलब ये बाहर का हवा का जितना मतलब डेल्टा कम कर देता है। बाहर आपका 50 डिग्री सेल्सियस हवा सीधे अंदर नहीं आ जाएगी, एसी बोल जाएगा। बोलेगा भाई ठीक है 30 है, 30 को करो, 30 मतलब डेल्टा कम कर देता है, वो मैनेज करता है। इसमें आप कंप्रेसर भी लगा सकते हैं, मतलब कि एक छोटा रेफ्रिजरेंट की भैया मतलब वो बहुत हाई सीओपी पे काम करेगा क्योंकि डेल्टा उतना नहीं है, वो कर सकता है। प्री हीट समझ लीजिए एक तौर से, प्री कूल या प्री हीट कर दे आपका हवा, फिर आप ये करें। कुछ-कुछ इसमें ये भी आते हैं जहाँ पे मॉइस्चर की बहुत कमी है। यूरोप में लगेगा, इंडिया में किसी को मॉइस्चर की कमी नहीं होती है कि कलकत्ता में तो ये फेल हो जाएगा कि वो उसमें जो मेम्ब्रेन है वो मेटल का ना होके पार्शियल मेम्ब्रेन होता है, कि पानी इधर से उधर आने लगता है, तो हवा जो अंदर आपका है उसमें जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है। वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें गर्मी ठंडा किया, वो पानी का इंडिया में भैया कलकत्ता वाले तो मिसाइल मार डालेंगे। तो वही है। हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स क्या करते हैं, स्कैवेंजिंग में वो बहुत हेल्प करता है। और वही एग्जॉस्ट एयर में जो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट मत करो, रिकवर कर लो। तो ये हो गया आउटडोर यूनिट, सर्विसेबल होना चाहिए, हवा को फ़िल्टर करके लाना है, और अगर उसको बहुत लंबा चलाना चाहते हैं, बिजली कम रखना चाहते हैं, तो स्कैवेंजिंग यूनिट के लिए हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स, उसका टर्म वही है HEV, हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स, वो सब इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे समझिए बिना सेंसर और फीडबैक के ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये चूँकि एक सेंट्रलाइज़्ड और बहुत पावरफुल रहता है। अगर जैसे मान लीजिए आप मार्च में चला दिए फुल लोड पे, ये अंदर नुकसान करने लगेगा लोग को, बहुत ठंडा कर देगा। तो इसमें हमेशा फीडबैक लूप रहता है। तो जो आप अमेरिका में कहते हैं डोंट टच द थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट वही है, उसमें सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, और आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो ये फीडबैक लूप जो है वो इनएफिशिएंसी संभाल देता है और कॉस्टली कम कर देता है, नहीं तो कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा। इसीलिए इसमें कंट्रोल सर्किट होता है। आप होटल सब में जाइए जहाँ सेंट्रल है, बड़ा-बड़ा यूनिट लगा रहता है ना, उसमें बहुत जगह केसेस में उसी में थर्मामीटर है जो अंदर से फीडबैक दे रहा है कि ये कमरा कितना ठंडा हुआ। और इसीलिए आप लोग हर कमरे में चेंज कर सकते हैं। वो भले एसी बाहर है, लेकिन एसी का हवा कितना आ रहा है आपके अंदर, वो उसमें फ्लैप्स है, उससे कंट्रोल कम बेसी करता रहता है। सही है। और मॉडर्न सिस्टम में तो दबा के सेंसर डाले जाते हैं, मतलब सेंसर के ऊपर सेंसर डाल देते हैं। तो एक सेंसर है जो कि मुझे बहुत गुस्सा लगता है, इंडिया में इतने सारे मैन्युफैक्चर चूना लगा रहे हैं सबको कि भैया हमारा एसी में ना एआई हुलुलुलु है। इट्स लाइक सर क्या प्रेशर ड्रॉप का सेंसर डाल दो ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि सर का फ़िल्टर डर्टी हो गया कि गंदा नहीं हुआ है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बता दो कि फ़िल्टर कब गंदा हो रहा है, कब साफ करना है। मतलब प्रेशर ड्रॉप बताओ कि भैया प्रेशर कितना था फ़िल्टर के बाहर, फ़िल्टर के बाद कितना हो रहा है। ड्रॉप अगर बहुत ज़्यादा है यानी गंदा हो गया, साफ कर लो। नहीं, वो नहीं कर सकते। गैस लीक को तो आजकल पकड़ ही नहीं पाते। बस ये पकड़ दें हाँ, रोटर जाम हो गया। इट्स लाइक सर उससे पहले लीक हो रहा था, तब बता देते, सस्ते में निपट जाता। अब रोटर भी ये कंप्रेसर बदलना पड़ेगा। तो वही समझिए बहुत सारे सेंसर लगाए जाते हैं, और एचवीएसी चूँकि बड़े यूनिट से नीचे की तरफ लाया गया है, वो इस तरह का बड़ा-बड़ा होटल सिस्टम में बम बम पूरा एक सर्वर रैक जैसा लग जाता है सेंसर का। तब वहाँ पे हर एक चीज़ मॉनिटर किया जाता है। तभी वो सब उतना लंबा टाइम तक चल सकता है, क्योंकि उसमें वो बताने लगे सर सर ये कंप्रेसर का पीएसआई नौटंकी कर रहा है, या तो ये जिस लूप में है वो लूप में लीकेज है, या कंप्रेसर में कुछ दिक्कत हुआ है, जाके सर्विस कीजिए। सर्विस हो जाता है, पता चल जाता है ये गड़बड़ था या बदलना है। उप्स हो जाए उसके बाद नहीं, उससे पहले। तो ये मॉडर्न सिस्टम बहुत सेंसर लगता है, तभी जाके मैनेज, और उसमें वही CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का सेंसर लगाया जाता है, ताकि वो फ्रेश हवा और बाहर से कितना ला रहा है वो मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर में हैं और घर में एक ही बंदा है, घूम फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं, तो CO2 के लिए वो बार-बार फ्रेश हवा ला के नहीं वेस्ट करेगा आपकी एनर्जी। लेकिन बहुत लोग आगे पार्टी आप कर रहे थे, तब वो खूब फ्रेश हवा डालेगा क्योंकि पता है भैया CO2 भाग रहा है। तो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हॉस्पिटल वाले में और भी रहता है पार्टिकुलेट मैटर के लिए सेंसर रहता है। वही प्रेशर ड्रॉप आपका डर्टी फिल्टर बता देगा, टेम्परेचर बताता रहेगा, लोड कितना है वो लोड मैनेज करते रहेगा, और CO2 सेंसर ये सब फ्रेश एयर का मिक्सचर कितना करना है ये सब करता है। तो मतलब मेहनत लगता है ये, मतलब अच्छा खासा PID कंट्रोलर लूप जैसा बनता है सबके लिए।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एचवीएसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। यही वीडियो आपको इंग्लिश में देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन का खोलें और डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक पे चले जाएँ, वो मेरा इंग्लिश चैनल है, सारे वीडियो इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं सीखने को मिला, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।